इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया सर, आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां ISIS का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा? हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच का मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा लिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने एक एक करके विपक्षियों पर चुन चुन करके वार किया। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार रात वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रख रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी वक्फ बिल पर अपनी बात रख ही रहे थे, तभी विपक्षी सांसदों ने उनके बयान की आलोचना करनी शुरू कर दी। फिर सभापति ने सुधांशु त्रिवेदी की बातों को एक्सपंज करने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह और अमित शाह में जोरदार तरीके से तकरार देखने को मिली। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी की बात पर आपत्ति जाहिर की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया। सीधे तौर पर यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि आखिर दिग्विजय सिंह को क्या आवश्यकता थी उड़ता तीर लेने की। आपको बता दें, दरअसल अपने संबोधन के दौरान ही सुधांशु त्रिवेदी ने इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के नाम लिए और कहा कि ये लोग आज उनके साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी की इस बात पर एनसीपी यानी कि शरद पवार की सांसद फौजिया खान ने आपत्ति जताई और इसे एक्सपंज करने की मांग की, जिसके बाद दिग्विजय सिंह भी खड़े हो जाते हैं और वो भी उनकी बात को लेकर के आपत्ति जताते हैं, जिसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बहस में कूद पड़ते हैं, मोर्चा संभालते हैं और उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर के करारा पलटवार किया। देखिए किस तरीके की गहमा गहमी और बहसबाजी जो है वो राज्यसभा में देखने को मिली। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं। शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निवार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की संसद में 8% रेट ऑफ डेथ थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि चलिए बोलिए। फौजिया खां, प्लीज प्लीज, वन सेकेंड, माइक इज देयर, यस।
ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है, ये बात आपको एक्सपंज करना होगा सर, ये बात को। एक ऑनरेबल मेंबर, if you would carefully go through what Sudhanshu has said, I am sure you will appreciate his spirit. Just think for a moment. He has not cast any aspersions. Sudhanshu, go ahead. टाइम में जवाब दूंगा और उसके बाद ये हमारा सदन माने ना माने जो देख रहे होंगे उनके लिए कहना चाहता हूं। सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। One second. काहे परेशान? वाइको जी, ऑनरेबल मेंबर, वाइको जी, ओ माय गॉड, वाइको जी, ऑनरेबल एचएम को जी हिंदी समझ रहे हैं। One second. Fauziya Khan. One second. First, I think. One second. सर क्या cannot be stigmatized. Yes, sir. An entire community cannot be branded like this. Fauziya Khan ji, I'll come to you. I'll give you the opportunity. मान्यवर, सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर, सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। मन सुधांशु, he is not yielding now. सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। Yes. सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोग की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात कर रहा हूं। सर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, no, I'll give a chance. I'll give. ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है
मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड ओके, वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। इसके अलावा आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ दिग्विजय सिंह समेत पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर जोरदार तरीके से हमला बोला, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों गाय यानी कि गौशाला से बदबू आने वाला बयान दिया था। अब इसी बयान पर बीजेपी के सांसद ने शायराना अंदाज पर अखिलेश यादव पर जोरदार तरीके से हमला किया। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव को लेकर के कहा। सर, एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर, उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कैसा कलयुग आएगा। अब सर, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, हम किनको मानते हैं सर? नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाली पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना हो गए हम। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई शराफत अली और शरारत खान के बीच है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है और हम गरीब मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का यह संबोधन। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तो आज मैं कहना चाहूंगा वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं
और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और मैं सर मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? सर 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। एक आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था सल्तनत शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा? अरे भाई जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे, या कागज सही था आप खोखला करने की बात है? मैं पूछना चाहता हूं जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? ये मैं कानून विदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है, दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, लेकिन यहाँ तो पुराना मुल्ला ज्यादा माल खा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग क्यों हैं? इतना ही नहीं, ताजमहल पर तो वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, वो तो कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसके बाद वो सुधरे। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर के दो टूक कही। माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्फ की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्फ के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे चार दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्फ की अवधारणा, तीसरी है वक्फ की राजनीति, और चौथा है वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति।
सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया। और चाहे वक्फ कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हों, हमारे मंत्री जी रहे हों, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं। तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का प्याम शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा। तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयासा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। इस दौरान साफ तौर से सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि हमारा देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मजहबी फरमान से नहीं। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, यह हिंदुस्तान उसका है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। आपको बता दें कि जब सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि ये वक्फ बोर्ड जो कि एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बनाया गया था, आज उसकी आखिरी रात है और वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के जो सरकार हमारी काम कर रही है उसकी एक नई सुबह होने जा रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है और मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बुद्धिमान है। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन के शुरुआत में कहा। जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है
वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि लोकसभा में जिस तरीके से रात 2 बजे तक चर्चा इस वक्फ विधेयक को लेकर के हुई, ठीक उसी तरीके की चर्चा जो है वो राज्यसभा में भी देखने को मिली। और राज्यसभा में भी न सिर्फ बीजेपी के सांसदों ने अपनी बात रखी, बल्कि जिन जिन विपक्षी सांसदों को इससे आपत्ति थी उन्होंने भी खुल करके अपनी बात रखी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए सरकार एक मुश्त नजर आई और यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास करवा लिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।